आज हम भारतीय मिट्टी और उसके प्रकारों के बारे में और उसके वितरण के बारे में बात करेंगे। भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण ICAR अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1953 में गठित अखिल भारतीय भूमि उपयोग तथा मृदा सर्वेक्षण संगठन द्वारा भारत की मृदाओं को 8 प्रकार भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले आती है जलोढ़ या एलुवियल मिट्टियाँ। ये नदियों द्वारा बहाकर लाई रेत के द्वारा बने मैदान में पाई जाती हैं और इसके मुख्य क्षेत्र हैं बाढ़ के मैदान जो नदियों द्वारा निर्मित हैं, डेल्टाई प्रदेशों के मैदान, तटीय मैदान अर्थात पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान है वो पश्चिमी तटीय मैदानों की अपेक्षा अधिक चौड़े हैं और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन इस मिट्टी में चूना की अधिकता होती है। अगर इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक और जैव पदार्थों की मात्रा मिलाई जाए तो ये मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ हो जाती है और यह मिट्टी गंगा सतलज के मैदान में पाई जाती है। इसके अलावा पूर्वी तटीय क्षेत्र, वहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा में इन मिट्टियों ने जलोढ़ मैदानों का निर्माण किया है। इसके अलावा इस मिट्टी में मुख्य रूप से भारत की खाद्यान्न फसलें उपजाई जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। संभवतः उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक गेहूं पैदा करता है। इसके अलावा चावल के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है और इसके अलावा इन मिट्टियों में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और रबी जायद फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं और इसके अलावा अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं जो परंपरागत न होते हुए भी इस क्षेत्र में इस मिट्टियों में फसल उगाई जाती है। इसके अलावा इसके बाद आती है काली मिट्टियाँ। काली मिट्टियाँ बेसाल्टी मिट्टियाँ हैं अर्थात यह मिट्टी ज्वालामुखी के उद्भेदन द्वारा निकले लावा के जमने से इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है और इस मिट्टी में टिटैनिफेरस तत्व की अधिकता होती है जिससे इस मिट्टी का रंग काला होता है। और काली मिट्टी लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से दक्षिण भारत के दक्कन पठार पर पाई जाती है और इस मिट्टी में कपास और गन्ना की खेती काफ़ी सफलतापूर्वक की जा रही है। और इसके अलावा इस मिट्टी का क्षेत्र है पश्चिमी और मध्यवर्ती मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। इसके बाद आता है गुजरात के अधिकांश भाग, उत्तरी कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग अर्थात छत्तीसगढ़ से लगा हुआ भाग और बिहार, झारखंड में छोटा नागपुर के पठार में इस मिट्टी का पाया जाना प्राप्त होता है। इसके बाद मेघालय का क्षेत्र है गारो खासी जयंतिया, उस क्षेत्र में ये मिट्टी मिलती है। इसके अलावा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में इस मिट्टी का पाया जाना प्राप्त होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में इस मिट्टी को राकर, भोटा इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसके अलावा इस मिट्टी के अगर गुणों की बात करें तो इसमें लोहा, मैग्नीशियम, चूना और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, लेकिन ह्यूमस की पदार्थ की मात्रा सबसे कम होती है और यह मिट्टी 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है और यह एक चिपचिपी मिट्टी है और इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसके अलावा जब ये मिट्टी सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं जिससे ऐसा लगता है इसमें मिट्टी में कि अपने आप ही जोताई हो गई हो। इसके बाद आती है लाल मिट्टियाँ 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती हैं और यह मिट्टियाँ मध्य प्रदेश के दक्षिणी बुंदेलखंड क्षेत्र में, आंध्र तेलंगाना के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश पूर्वी भाग अर्थात छत्तीसगढ़ से लगा हुआ भाग, बिहार में, झारखंड में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु कुछ भागों में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं और इन मिट्टियों का बनने का कारण है जो रूपांतरित और कायांतरित चट्टानें हैं उनके टूटने फूटने अर्थात अपक्षय और अपरदन के द्वारा इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है। और इस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम और चूना की अधिकता होती है, लेकिन ह्यूमस और फास्फोरस की कमी होती है। इस मिट्टी में बाजरा और दाल कुल की फसलों की खेती की जाती है। इसके अलावा जहाँ निचले क्षेत्र होते हैं वहाँ कपास, गेहूँ और मोटे अनाज की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। इसके बाद आती है लैटराइट मिट्टी।
लैटराइट मिट्टी एक प्रकार की विलक्षण मिट्टी है और यह मिट्टी शुष्कता और आर्द्रता दोनों दशाओं के क्रमिक रूप से आने के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। और लैटराइट मिट्टी मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जैसे भारत का पश्चिमी घाट प्रदेश। और यह मिट्टी उपजाऊ बहुत ही कम होती है और इसमें सिलिका की कमी होती है, क्योंकि केशिका क्रिया द्वारा जो सिलिका होता है अब क्षयित होकर नीचे चला जाता है। और इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम की कमी होती है। ये कुल मिला के सबसे कम उपजाऊ मिट्टी होती है और यह कृषि के लिए अनुपयुक्त है। और इसमें घास, झाड़ियों और पेड़ों की अधिकता होती है, जैसे पश्चिमी घाट के वन प्रदेश। और इसमें अगर इसके क्षेत्रों की बात की जाए तो ये पश्चिमी घाट में छोटा नागपुर का पठार, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम के पर्वतीय भाग और राजमहल की पहाड़ियों में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से बागवानी कृषि की जाती है। बागवानी कृषि के अंदर जैसे केरल में रबर पैदा की जाती है और इसके अलावा इस क्षेत्र में अन्य बागवानी फसलें जैसे नारियल की भी खेती की जाती है, जो समुद्र तटीय क्षेत्र के पास में भाग होते हैं। इसके अलावा इस मिट्टी का जो क्षेत्रफल है 2.48 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आती है वन और पर्वतीय मिट्टियाँ। यह मिट्टियाँ हिमालय पर्वत के उच्च भागों में पाई जाती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, इन क्षेत्रों में वन तथा पर्वतीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और इन मिट्टियों में चाय, आलू खेती सफलतापूर्वक की जाती है। इसके अलावा जो घाटी के क्षेत्र होते हैं, जैसे देहरादून, पटली दून, कोटली दून, उन क्षेत्रों में चावल की भी खेती कहीं कहीं की जाती है। इसके अलावा अब आती है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी 50 से कम सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। शुष्क एवं मरुस्थलीय विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी गुजरात, इन क्षेत्रों में शुष्क मिट्टी का विस्तार मिलता है। इसके अलावा इसके विस्तार वाले अन्य क्षेत्र हैं राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब एवं दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा और इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र है। उन क्षेत्रों में जहां इंदिरा गांधी नहर है, उसके द्वारा इस मिट्टी में सफलतापूर्वक कपास, गन्ना, गेहूं, जीरा, ज्वार, बाजरा खेती की जाती है। शुष्क तथा मरुस्थलीय मिट्टी शुष्कता का कारण अनुपजाऊ होती है। अगर इसमें सिंचाई का प्रबंध उचित रूप से कर दिया जाए तो ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊपन का गुण प्रदर्शित करती है। जैसे गंगानगर हुआ राजस्थान का क्षेत्र, उस क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर है, उसके द्वारा सिंचाई की जाती है, जिसके कारण इस मिट्टी में नमी की मात्रा अधिक हो जाती है और गैर परंपरागत फसलों की खेती इस मिट्टी में की जा रही है। इसके बाद आती है लवण एवं क्षारीय मिट्टियाँ। लवण एवं क्षारीय मिट्टियाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, उनके क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये क्षेत्र नहर के सिंचित क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में केशिका क्रिया द्वारा जो सिलिका है वो नीचे चला जाता है मिट्टी के ऊपरी भाग का, और जो नीचे के नमक है ऊपर आके जम जाते हैं, जिससे ये मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। और ये मिट्टी 1.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। और इस मिट्टी में रेत की अधिकता होती है, ह्यूमस कम होता है, कम उपजाऊ होती है। ठीक है। इसके अलावा इस मिट्टी को रे, कल्लर, ऊसर, थूर, कार तथा चौपन के नाम से जाना जाता है। और इसमें जल भराव और उच्च जल स्तर जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। और इसमें अगर इसकी विस्तार की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जो मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसके 12.5 लाख हेक्टेयर में ये मिट्टी पाई जाती है। और पंजाब के 12.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार है। इसके बाद आती है पीट एवं दलदली मिट्टियाँ। ये पीट एवं दलदली मिट्टियाँ अत्यधिक आर्द्रता अर्थात नमी, जहाँ वर्षा अधिक होती है, उन क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में जैव पदार्थ अर्थात ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये मिट्टी 10 से 40% तक ह्यूमस की मात्रा को प्रदर्शित करती है और उसमें घुलनशील तत्व अधिक होते हैं। और
इस मिट्टी का जो क्षेत्र है, पश्चिमी तटीय मैदान हुआ, उड़ीसा हुआ, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्रों में इस मिट्टी का पाया जाना प्राप्त होता है। और इस मिट्टी में मुख्य रूप से चावल और नारियल की खेती की जाती है। तो ये तो हुआ भारत की मिट्टियाँ और उनका संक्षिप्त वर्गीकरण।